हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत डिस्कस करेंगे सरकारी बजट। आज का क्वेश्चन है, सरकारी बजट क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, या सरकारी बजट घाटे से आप क्या समझते हैं। आंसर है, सरकारी बजट क्या होता है। पहले ये जानिए, बजट सरकार की प्रत्याशित आय तथा प्रत्याशित व्यय का ऐसा ब्यौरा है जो एक वित्तीय वर्ष में अप्रैल 1 से मार्च 31 तक के अनुमानों को प्रकट करता है। सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का सरकार का जो आय का ब्यौरा है और जो व्यय का ब्यौरा है, ये सरकारी बजट कहलाता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी सम्मिलित होती हैं। अन्य शब्दों में, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की अनुमानित आय और व्ययों का विवरण होता है। सरकारी बजट का उद्देश्य निम्नलिखित है। अब देखो, सरकारी बजट का उद्देश्य क्या होता है। नंबर 1 होता है आय तथा संपत्ति को पुनः विवरण। आय की असमानताएं दूर करने में सरकारी बजट की भूमिका है। बजटीय नीति का उपयोग करके आय की असमानताएं दूर की जा सकती हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये असमानताएं दूर की जा सकती है, नीचे दिया गया है। नंबर 1, अमीरों की आय पर प्रगतिशील आय प्रणाली का प्रयोग करके अधिक कर लगाकर तथा उससे प्राप्त आय का गरीबों के कल्याण पर खर्च करना। आय की असमानता इससे कम की जा सकती है। यानी जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, उन पर अधिक कर लगाए जाएं, और जो गरीब लोग हैं, जो आय के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके ऊपर उसको खर्च किया जाए। तो इस प्रकार से आय की असमानता को दूर किया जा सकता है। सेकंड है, अमीरों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर अमीरों की आय कम की जा सकती है। यानी जो अमीर लोग हैं वही ज़्यादा कंफर्टेबल, जो आरामदायक आवश्यकता की वस्तुएं हैं वही खरीद सकते हैं, गरीब लोग नहीं खरीद सकते। तो ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाया जाए और सरकार उसको भी गरीब लोगों पर खर्च कर सकती है। गरीबों को आर्थिक सहायता देकर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त देकर और सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराकर आय में विषमता की जो पोजीशन है वो कम की जा सकती है। यानी जो अमीर लोग होंगे वो सब चीज़ें उन्हें पैसे से खरीदनी होंगी, लेकिन गरीब लोगों को वही सारी चीज़ें सरकार के द्वारा मुफ्त में मुहैया कराई जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी। तो निश्चित रूप से समाज के अंदर गरीब और अमीर जो वर्ग बना हुआ है और जो उनकी आय की असमानता है वो दूर की जा सकती है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक व्यय द्वारा भी आय एवं संपत्ति की समानता लाने में सहायता मिल सकती है, और इस व्यय के लिए राजस्व अमीरों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, संसाधनों का कुशल आवंटन। यानी जो संसाधन हैं उनका बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही विवेक के अनुसार आवंटन किया जाना चाहिए। देश के संसाधनों के आवंटन को पूर्ण रूपेण बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक व आर्थिक संतुलित विकास करना बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके लिए कर नीति व आर्थिक सहायता की नीति बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इसके भी कुछ पॉइंट हैं।
संसाधनों को का जो कुशल आवंटन है किस प्रकार से किया जाए। नंबर 1, वांछनीय वस्तुओं पर आर्थिक सहायता दी जा सकती है। जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उन पर आर्थिक सहायता दी जाए गरीब लोगों को, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति में सरकार वृद्धि चाहती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि अनुपाति सरकारी क्षेत्र द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जा सकता है या उन पर आर्थिक सहायता दी जा सकती है। दूसरा, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर उच्च दर पर कर लगाए जा सकते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति में सरकार कमी करना चाहती है जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि, उन्हें कर लगाकर पहले से अधिक महंगा बनाया जा सकता है, क्योंकि इनको अमीर लोग ज़्यादा खरीदते हैं। गरीब लोगों के पास पहले से ही पैसा नहीं है, पेट भरने के लिए उनके पास रोटी का कोई एक ऐसा साधन भी नहीं है, तो निश्चित है कि उन्हें अमीर लोग ही खरीदेंगे। और जब उन पर कर अधिक लगाया जाएगा, सरकार को इससे इनकम होगी और सरकार उस इनकम को, उस आय को, जो एक गरीब तबका है जो कि बहुत अधिक संख्या में है, उनका कल्याण कर सकती है, उन पर व्यय कर सकती है। तीसरी बात क्या रहती है? आर्थिक स्थिरता। कर आर्थिक सहायता सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार समग्र मांग को, समग्र का मतलब होता है संपूर्ण, नियंत्रित करके मंदी व तेजी अथवा अस्फीति पा सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता लाई जा सकती है। ये कैसे संपन्न होगा? ठीक ऐसे जैसे कि बहुत सारे ये नीचे पॉइंट दिए गए हैं, तो पॉइंट्स में इनको बताया गया है। स्फीति के समय सरकार अपने व्यय में कमी करती है। जब मुद्रास्फीति हो जाती है अर्थात मॉनेटरी इन्फ्लेशन हो जाता है और करों में वृद्धि होती है, इससे समग्र मांग कम हो जाती है। समग्र मांग कम होने से स्फीति अंतराल समग्र हो जाता है, कीमतें नियंत्रित हो जाती हैं, स्फीतिकारी स्थिति स्थिरता में आ जाती है। दूसरा, अस्फीति के समय सरकार अपने व्यय में वृद्धि और करों में कमी करती है, इससे समग्र मांग बढ़ जाती है। समग्र मांग बढ़ने से अस्फीति अंतराल समाप्त हो जाता है, कीमतें नियंत्रित हो जाती हैं और अस्फीतिकारी स्थिति समाप्त हो जाती है। ये दोनों बातें हैं, दोनों कंट्रोवर्शियल हैं। और चौथी बात आती है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो निजी क्षेत्रों के द्वारा ही चलाए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों को सरकार को चलाना पड़ता है, क्योंकि ये उद्यम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु ये लाभ नहीं देते। भाई उदाहरण के लिए रेलवे, प्रशासनिक सेवाएं आदि, सरकारी बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इन सार्वजनिक उद्यमों को ठीक ढंग से प्रबंधित करना होता है। अर्थात सरकार जबकि इनसे कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होता तब भी उनको चलाती है। बजट घाटे से अभिप्राय। एक चीज़ होती है कि बजट घाटा क्या है, तो बजट घाटे से हमारा क्या अभिप्राय है। कभी आता है बजट घाटे से आप क्या समझते हैं। बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में बजट घाटा सरकार के कुल खर्च की कुल प्राप्तियों पर अधिकता है। भारत सरकार के बजट से संबंधित मुख्य रूप से जो बातें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। यानी जो भी बजट घाटा होता है उस समय जब प्लानिंग होता है, प्लानिंग कमीशन कोई भी प्लानिंग बनाता है और हम देखते हैं कि हमने जो व्यय किया है, जो खर्च किया है, लेकिन जो अचीवमेंट हुआ है वो हमें अधिक नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से वहाँ एक घाटे की अर्थव्यवस्था अर्थात जो हमारा घाटा है वो बजट घाटा कहलाता है। ये घाटा किस प्रकार से 3 रूपों में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 राजस्व घाटा होता है, नंबर 2 राजकोषीय घाटा होता है और नंबर 3 प्राथमिक घाटा। 3 प्रकार का ये घाटा होता है। अब देखिए इसको ऐसे जान लीजिए। नंबर 1 वित्त व्यवस्था। इससे अभिप्राय सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से ट्रेजरी बिल के बदले उधार लेना है। केंद्रीय बैंक इन बिलों को नए नोट देकर सरकार से खरीदता है। इन करेंसी नोटों द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था
की जाती है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। अतः बजट के घाटे की वित्त अवस्था के रूप में घाटे की वित्त व्यवस्था की प्राय सिफारिश नहीं की जाती है, यदि अर्थव्यवस्था में पहले से ही मुद्रास्फीति की दर अधिक है। दूसरा, जनता से उधार लेकर हम इसको पूरा करते हैं। सरकार विभिन्न प्रकार के बॉन्ड जनता को जारी करके उनसे ऋण लेती है। इससे ब्याज के भुगतान का भार सरकार पर पड़ता है। इसे सार्वजनिक ऋण पर ब्याज कहा जाता है। और तीसरा होता है विनिवेश। जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों के अपने शेयरों को बेचने का निर्णय लेती है तो इसे विनिवेश कहते हैं। अर्थात यानी सरकार का जो अंश होता है किसी भी विभाग में या कहीं किसी भी कंपनी में, जब वह अपने शेयरों को बेचने का निर्णय लेती है तो हम समझ लेते हैं कि ये घाटे की अर्थव्यवस्था है। अर्थात सरकारी जो बजट है वो घाटे का बजट है। इन सभी कारणों से हम उस घाटे की जो भरपाई है वो सब करते हैं। अर्थात सरकार अपना बजट बनाकर प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अपने इस अकाउंट को मेंटेन करती है और इसी के आधार पर पूरे वर्ष विकास कार्य होते हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।